नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए। 3 दिन रहे। 5 अगस्त 2019 की तारीख आप कभी भूलेंगे नहीं, हम भी नहीं भूलेंगे, कोई नहीं भूल सकता, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। 5 अगस्त 2019 को संसद के प्रस्ताव के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा जो था अनुच्छेद 370 के तहत ख़त्म कर दिया गया। 35A का जो विशेषाधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा राज्य का पुनर्गठन किया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर एक राज्य बना और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दोनों केंद्र शासित हैं। तो अभी पूर्ण राज्य का दर्जा एक नई मांग शामिल हो गई है जो कश्मीर के नेता हैं। लेकिन उनकी मांग का सिलसिला तो कहीं रुकने वाला नहीं है। एक समय था जब वो चाहते थे कि जो पुराना संविधान था जिसमें अलग झंडा, अलग संविधान और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का जो दर्जा मिलता था, दर्जा या कहें नॉमेनक्लेचर, वो मिलना चाहिए। उस समय जो स्वायत्तता थी वो बहाल होनी चाहिए। केंद्रीय कानून जो लागू हुए हैं उनको जो है वापस लिया जाना चाहिए। तमाम तरह की मांगें थीं। अलगाववादी नेता तो जो है निज़ाम मुस्तफ़ा ही वहाँ लागू करना चाहते थे, लेकिन वो सब अब इतिहास की बात हो गई। वर्तमान संदर्भ में मेरा मानना है कि जो 3 दिन की यात्रा थी गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने 2 बातें ऐसी कहीं जिसका इंतज़ार जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के बाकी सूबों में, बाकी इलाकों में भी लोगों को पिछले 70-74 साल से था। तो वो ऐसी बात थी जिसको सुनना तो सब चाहते थे, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। और जब मैं कह रहा हूँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 1998 से 2004 तक केंद्र में चली, उसकी भी कर रहा हूँ। मैं उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जो गृह मंत्री भी थे, उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो वो बात है, अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जाकर, श्रीनगर में जाकर ये बात कही कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम कश्मीरी नेता, सबकी मांग थी जब ये दौर शुरू हुआ सिविलियंस को मारने का। भी पिछले 1 महीने में जो हत्याएं हुई हैं, उनका तो कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इससे पहले कि कोई भी सरकार होती तो वो इस बात पर, अगर वो इसके पक्ष में न बोलती तो इसके खिलाफ तो किसी हालत में नहीं बोलती। भारत सरकार, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, भारत सरकार ही मानती थी कि जम्मू कश्मीर में उसकी जो समस्या है उसमें पाकिस्तान की भूमिका है और ये समस्या त्रिपक्षीय है। मोदी सरकार ने इसे द्विपक्षीय बना दिया है। ये कश्मीर के लोगों का और भारत सरकार का मामला है। और 5 अगस्त 2019 को ये समस्या ख़त्म कर दी। जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय जो है 5 अगस्त 2019 को हो गया, जैसे ही ये विशेष दर्जा ख़त्म हुआ। अब अगर कोई अधूरा एजेंडा है, जो लोग ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर बंटवारे का, देश के बंटवारे का अधूरा एजेंडा है, तो अधूरा एजेंडा अब सिर्फ ये रह गया है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको कब और कैसे लिया जाएगा। तो अमित शाह ने केवल ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने ये मांग की थी, उनसे कहा कि आप पाकिस्तान से बात कीजिए, हम तो कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे। अब आप इससे बदले हुए माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस एक वाक्य ने जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर या जम्मू कश्मीर के मसले को, मुद्दे को लेकर जो भी बातें हो रही थी, जो स्टैंड भारत सरकार का था या उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दल हैं उनका था या अलगाववादियों का था, उन सबको एक तरह से सेटल कर दिया। एक तरह से ये कह दिया है कि वो अतीत हो गया, अब वो लौट कर नहीं आने वाला है। जो इस मांग के चक्कर में अभी हैं कि 370 फिर से बहाल हो जाएगी, वो अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, उसका उनको अधिकार है, उनको सपनों की दुनिया में जीने देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता जो है, कठोर वास्तविकता ये है कि 370 35A
जा चुका है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ जिस तरह से पिछले 2.5 साल में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, देखिए एक सवाल उठाया जाता है और नहीं, इससे पहले इस बात पर जाऊं, उससे पहले ये कि अमित शाह ने जो बात कही, मैंने एक बात बताई, एक बात और उन्होंने बोली है और एक बड़ी सूचना भी उन्होंने दी है। उन्होंने जो ये 3 बातें कही हैं जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे में, बाकी अपनी बातों के अलावा उन पर नेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान गया नहीं। उसकी वजह यह है कि नेशनल मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इस समय जो है आर्यन खान को बचाने का अभियान चला रहा है और इस बचाने के चक्कर में भारत के कानून को गलत बताया जा रहा है, संविधान सम्मत नहीं है, जाने क्या क्या। अगर उन लोगों का बस चले तो एनसीबी पर सब लोग जाके खड़े होकर ताला लगा के चले आए। नेशनल नारकोटिक ब्यूरो जो है उसको बंद ही कर दिया जाए, जितने अफसर इस जांच में लगे हैं उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाए बजाय आर्यन के। तो आर्यन खान का गिरफ्तार होना ये इस समय मीडिया के एक बड़े वर्ग के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, कुछ राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। इससे पहले तो जो है एनसीबी ने किसी को गिरफ्तार शायद किया नहीं था। हजारों सैकड़ों लोग रोज़ गिरफ्तार होते हैं मादक पदार्थों का व्यापार करने में, सेवन करने में, इसका धंधा चलाने में। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ये पूरा विमर्श ही बदल गया है। तो उन लोगों का बस चले तो ये जो मादक पदार्थ हैं उनको लीगल बना दें कि किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर वो मामला अलग है। मैं दूसरी बात कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, ये बात कहते हैं कि क्या डेवलपमेंट से लोगों का दिल जीता जा सकता है, क्या माहौल बदला जा सकता है, क्या जिन्होंने बंदूक उठा रखी है उनको वापस लाया जा सकता है? नहीं। देखिए डेवलपमेंट, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। आप अपने घर में ताला क्यों लगाते हैं? घर में ताला लगाया जाता है ईमानदार लोगों के लिए, चोर के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि चोर तो ताला तोड़कर ही आएगा, दरवाज़ा तोड़कर आएगा, कुंडी तोड़कर आएगा। ईमानदार आदमी आपके घर आएगा, ताला लगा हुआ देखेगा तो समझ जाएगा घर पे नहीं है, लौट जाएगा। इसी तरह से ये डेवलपमेंट का जो काम होता है, वो चाहे नक्सल प्रभावित, माओवादी प्रभावित इलाकों में हो, या फिर आतंकवाद प्रभावित इलाकों में हो, या अलगाववाद प्रभावित इलाकों में हो, वो उन लोगों के लिए होता है जो इस विचारधारा से अलग है, जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बने, जो चाहते हैं कि उनका विकास हो, उनका जीवन स्तर उठे। ये सब विकास उनके लिए होता है, बंदूक उठाने वालों के लिए नहीं। ये जो बंदूक उठाने वाले हैं वो विकास की भाषा नहीं समझते, वो सिर्फ़ और सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं और उसी भाषा में उनको समझाया जाना चाहिए, उसका कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को आप सुधार कर जो है सुधार गृह में लाकर उनको बदल नहीं सकते। जो मरने के लिए तैयार हो उसको आप, उसके इरादे को आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए जो डेवलपमेंट के काम पर सवाल उठाते हैं उन लोगों से मेरा ये कहना है कि ये डेवलपमेंट का काम इसलिए नहीं है कि वो बंदूक उठाने वाले, वो आतंकवाद का धंधा करने वाले, वो जो सीमा पार से आतंकवादी प्रशिक्षित करके भेजने वाले, हथियार भेजने वाले, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो इनको नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में चुप हैं या कभी समर्थन भी करते हैं। समर्थन ये मतलब उनका बचाव, उनको छिपने की जगह देते हैं। जो अमित शाह ने कहा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ कोई भी लड़ाई तभी कामयाब होगी जब स्थानीय लोग उसमें साथ देंगे। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, स्थानीय लोगों ने साथ देना शुरू किया, पंजाब से आतंकवाद खत्म हो गया। तो ये तो व्यवहारिक उदाहरण है हमारे सामने, कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं है, कोई सिद्धांतकार किसी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट का ये बताया हुआ रास्ता नहीं है। पंजाब में हम ये कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम ये कर चुके हैं। अभी पिछले कुछ सालों में ही, इन 5, 6, 7 सालों में नॉर्थ ईस्ट में जो माहौल में बदलाव आया है वो इसी वजह से, और वहाँ जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है जो शांति प्रिय हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मत देखिए कि ये विकास का काम हो रहा है उससे सरकार या बीजेपी सोच रही होगी कि वो लोग बदल जाएंगे। नहीं,
मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या सरकार में बैठे लोग इतने नासमझ हैं। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, लोग सुनना चाहते थे। पाकिस्तान की बात मैंने आपको पहले बताई कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के मामले पर। पाकिस्तान से अगर बात होनी चाहिए तो सिर्फ पीओके के लिए होनी चाहिए, उसके अलावा किसी मुद्दे पर पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। ये बोलने की हिम्मत किसी भारतीय राजनेता में आज तक नहीं थी, किसी सरकार में नहीं थी। सरकार से बाहर रहते हुए तो बोल सकते थे, सरकार में रहते हुए कोई बड़ा नेता ऐसा बोलने का साहस नहीं करता था। उसको लगता था इसका रिपरकशन क्या होगा, मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा, कश्मीरियों पर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या इसका संदेश जाएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें सोचकर मुंह पर ताला लगा लेते थे या बात करने के लिए 20 बार बात की। अलगाववादियों को केंद्र सरकार ने, जो भी सरकार रही है 2014 से पहले की, एक तरह से दामाद की तरह ट्रीट किया। उनको स्पेशल फ़्लाइट से बुलाया जाता था, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता था। वहाँ जम्मू कश्मीर में सरकारी मकान, पैसा, दूसरी सुविधाएं, सुरक्षा, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा हमारी सरकार देती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि माहौल क्या था और क्या हुआ। और माहौल का अंदाज़ा लगाना हो तो आपको याद करना चाहिए अमित शाह के इस 3 दिन के दौरे में, जब उन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से बोलने से मना कर दिया, उसको हटवा दिया, लोगों से हाथ मिलाया, युवाओं से हाथ मिलाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बात का मुद्दा बहुत बड़ा बनता अगर कोई गैर भाजपा सरकार होती, अगर किसी गैर भाजपा सरकार का मंत्री गया होता, केंद्रीय गृह मंत्री, और इस तरह का काम उसने किया होता। लेकिन जो स्थिति है वो है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो उन्होंने जम्मू में आके कही कि अब जम्मू से भेदभाव नहीं होगा। आज़ादी के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत में, तब से लगातार जम्मू के लोगों की उपेक्षा होती रही है। श्रीनगर को, घाटी को तरजीह मिलती रही है। विकास का मामला हो, धन आवंटन का मामला हो, दूसरी सुविधाओं का मामला हो, हर मामले में घाटी के लोगों को तरजीह मिलती रही, क्योंकि घाटी का शासन था, उन्हीं का कब्जा था। जम्मू कश्मीर के लोग अपने को एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे जम्मू कश्मीर का। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बहुल इलाका है। डिलिमिटेशन रोकने का यही बड़ा कारण था कि आबादी ज़्यादा है जम्मू में, लेकिन सीटें ज़्यादा हैं घाटी में। तो अब मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ, जो अमित शाह ने कही। अगर भाई लोगों को आर्यन खान से सहानुभूति जताने और उनको छुड़ाने से फुर्सत होती तो ये बहुत बड़ी खबर बनती। उन्होंने 3 बातें कही। ये तीसरी बात, मैं 3 बातें बता रहा हूँ। एक, डिलिमिटेशन पहले होगा, यानी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन पहले होगा। उसके लिए कमीशन बना हुआ है, काम कर रहा है, राजनीतिक दलों से बातचीत कर चुका है, उसमें जो है प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है। तो परिसीमन का काम जो रोक दिया था मनमोहन सिंह सरकार ने, वो शुरू हो गया है और हो रहा है। एक बात तो परिसीमन का काम हो रहा है, ये तो सबको पता था। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा परिसीमन के बाद, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, यानी यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है उसका चुनाव होगा। और चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पहले तो यही आशंका जताई जा रही थी कि क्या परिसीमन होगा, तो स्पष्ट है कि परिसीमन होगा और हर हाल में होगा। फिर सवाल था कि चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होगा या पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के आधार पर होगा, वो भी स्पष्ट हो गया। तीसरा सवाल था कि क्या केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। ये मांग थी, ये मांग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पीडीपी की थी, और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं छोटे वहाँ पर, उनकी भी मांग थी कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बल्कि पीडीपी और मतलब जो गुपकार गठबंधन है, उसने तो बाकायदा प्रस्ताव पास करके कहा है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक चुनाव में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उनका हाल वही होने वाला है जो उन्होंने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव का बहिष्कार किया,
उसके बाद उन्हें मजबूरी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में शामिल होना पड़ा। तो आप देखिए, चुनाव की दृष्टि से देखिए 14 से पहले जो स्थिति थी और आज जो है, स्थानीय निकाय का चुनाव पंचायत का हुआ हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ, उसमें लोगों की भागीदारी देखिए जिस पैमाने पर हुई, वो विश्वास बहाली का सबसे बड़ा संकेत है। ये जो बार बार कहा जाता है ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको पूरा करना चाहिए, ट्रस्ट डेफिसिट तब दिखाई देता है जब लोगों का जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें विश्वास खत्म हो जाता है। और उसमें विश्वास खत्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण डेमोक्रेसी में होता है कि लोग चुनाव की प्रक्रिया में शामिल ना हों, चुनाव का बायकॉट करें या घोषित रूप से न करें तो भी शामिल ना हो। ऐसा नहीं हुआ पिछले 2.5 साल में। तो पंचायत के चुनाव हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए और कहा वोट देते समय कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं। और जिन चुनावों का गुपकार गठबंधन की पार्टियों ने बहिष्कार किया था, उनमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन पार्टी, ये मतलब जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं एक तरह से, उनकी नहीं सुनी। तो इन पार्टियों को लगा कि जो कुछ दशक पहले अलगाववादियों का हाल हुआ कि चुनाव से वो बाहर हुए और लोगों की जो है दिल और दिमाग से बाहर हो गए, वही हाल हमारा होने वाला है। तो उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। अब वही होने वाला है विधानसभा चुनाव में। ये कुछ भी मांग करते रहें, ये कुछ भी कहते रहें कि जब तक विधानसभा बहाल नहीं होगी, पूर्ण राज्य के दर्जे वाली विधानसभा, तब तक चुनाव में शामिल नहीं होंगे। ये यूनियन टेरिटरी की विधानसभा का चुनाव होगा और इनको मजबूरन शामिल होना पड़ेगा, वरना राजनीतिक रूप से ये हाशिए पर चले जाएंगे, इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। ये पता इनको भी है, इसलिए मांग कुछ भी करें, बोलते कुछ भी रहें, उनको शामिल चुनाव में होना ही पड़ेगा। तो अमित शाह की ये जो 3 दिन की यात्रा थी, उसने जम्मू कश्मीर में जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, उस पर सूबे की जनता की मुहर लगा दी है। जब लोगों से अमित शाह ने कहा कि मुझे मालूम है कि शुरू में आपको परेशानी हुई थी, जब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, आने जाने पर रोक थी, उस दौरान लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए वो ज़रूरी था। तो आज श्रीनगर के लाल चौक पर जो चहल पहल है, पर्यटकों का जो आना जाना है, जो जिस बड़ी संख्या में पर्यटक आ जा रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, नए संस्थान खुल रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो सब इस बात का एंडोर्समेंट है कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थीं जम्मू कश्मीर की, वो पिछले 70-74 साल से अपने राजनीतिक और अपने निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही थी 370 और 35A का। उसमें जनता के भले का कोई उसमें इरादा नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। ये हटने के बाद 370 और 35A लोगों को समझ में आ रहा है कि इससे हमारा नुकसान क्या हुआ। हमारा कुछ छिना नहीं, बल्कि हमको और बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो 3 दिन की यात्रा थी, अब इसको आप विश्वास बहाली की यात्रा कह लें, जो सुरक्षा बल हैं उनको उनका हौसला अफजाई की बात कह लें, जिस तरह से वो सीमा पर गए, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम किए और सभी सफल कार्यक्रम हुए, उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो संसद ने प्रस्ताव पास किया था, वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी पास कर दिया, उस पर मुहर लगा दी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।